गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज 2 अगस्त के करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर एनालिसिस इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जो पहला टॉपिक है आज का वो कोविड-19 कोरोना के रिलेटेड है। ये कह रहा है इंडिया और इज़राइल के बीच में जो रिसर्च कोऑर्डिनेशन चल रहा है उसके रिलेटेड ये आर्टिकल है। इट्स सेइंग दैट डीआरडीओ इज़ कोलैबोरेटिंग विथ डायरेक्टरेट ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट टू कंडक्ट ट्रायल्स ऑन इंडियन पेशेंट्स। इंडियन पेशेंट्स पे जो ट्रायल कंडक्ट होने हैं उसके संबंध में ये है। इस ट्रायल के दौरान 4 तरीके के टेस्ट जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इसमें ऑडियो टेस्ट है पेशेंट का, ब्रेथ टेस्ट है, थर्मल टेस्टिंग है एंड पॉली एमिनो टेस्ट है टू आइसोलेट प्रोटीन्स। मतलब इस 4 तरीके के ये जो रिसर्च टेस्ट जो है ये कंडक्ट कराए जाएंगे। ICMR, what is ICMR? ICMR is the apex body for biomedical research and foreign aided research in the country. जो ICMR है ये प्रीलिम्स के हिसाब से इस क्वेश्चंस को देख सकते हैं। ये एपेक्स बॉडी है जो भी बायोमेडिकल रिसर्च एंड फॉरेन एडेड रिसर्च जो कंट्री में होता है उसके लिए सुप्रीम बॉडी है। जो करंट ट्रायल्स है ये कंट्रोल किए जाएंगे DRDO की तरफ से। जो कोविड-19 रिसर्च है इसके बारे में गाइडलाइंस है और ये गाइडलाइंस जो वैक्सीन टास्क फोर्स है, जो PMO प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के तहत जो वैक्सीन टास्क फोर्स जो बनाया गया था उसमें जो रिसर्च गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग ये कोऑर्डिनेशन और ये रिसर्च फर्दर किए जाएगा। इसमें DRDO टू टेक डिसीजन ऑन टेस्टिंग एंड सैंपल शेयरिंग। जो सैंपल है इंडियन पेशेंट्स के जो सैंपल्स हैं और फर्दर जो टेस्टिंग है इसके संबंध में DRDO जो है डिसीजन लेगा। ये आर्टिकल ये भी कहता है द DRDO हैज़ द अथॉरिटी टू डिसाइड द मैकेनिज्म ऑफ कंडक्टिंग द एक्सपेरिमेंट्स एंड व्हाट पार्ट ऑफ सैंपल्स कुड बी एक्सपोर्टेड फॉर कोलैबोरेटिव रिसर्च। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इम्पॉर्टेंट है। इसमें DRDO को अथॉरिटी है कि किस तरीके से जो व्हाट मैकेनिज़्म, किस तरीके का मैकेनिज़्म फॉलो करना है टू कंडक्ट द एक्सपेरिमेंट्स एंड किस तरीके का जो सैंपल्स हैं वो रिसर्च के लिए भेजा जा सकता है। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो कोविड-19 के जो पेशेंट्स हैं उनसे जो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा उसमें सलाइवा भी रहता है। तो ऐसे में इसको कैसे इस सलाइवा में जो वायरस रहता है उसमें सेफ्टी को किस तरीके से वी हैव टू फॉलो। इसमें 1997 गाइडलाइंस फॉर एक्सचेंज ऑफ सैंपल्स फॉर बायोमेडिकल रिसर्च पर्पसेस इसको जो है फॉलो करते हुए इसके अंतर्गत इसको आगे करना है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ये टॉपिक है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी से रिलेटेड। जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी अभी हाल ही में जो इसका जो आया है कैबिनेट अप्रूवल मिला है उसमें जो मैंड्रिन जो लैंग्वेज है, जो चाइना में यूज़ होती है मैंड्रिन लैंग्वेज, उसको लिस्ट ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस इससे हटा दिया गया है। और इसमें जो लैंग्वेज वाज इंक्लूडेड इन द ड्राफ्ट पॉलिसी रिलीज्ड इन May 2019। जो May 2019 में जो ड्राफ्ट पॉलिसी आई थी उसमें ये मैंड्रिन जो लैंग्वेज था वो थी, लेकिन जो डॉक्यूमेंट अप्रूव बाय कैबिनेट दिस वीक, जो पिछले वीक जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो डॉक्यूमेंट अप्रूव किया गया कैबिनेट का उसमें मैंड्रिन लैंग्वेज नहीं है। ये भी बताते चले द प्लान फॉर टीचिंग मैंड्रिन इन द इंडियन स्कूल एंड हिंदी लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन इन चाइनीज स्कूल वाज पार्ट ऑफ एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम साइंड बाय बोथ द कंट्रीज इन 2006। 2006 में जो एजुकेशन एक्सचेंज प्रोग्राम साइन किया गया दोनों कंट्री के बीच में, उसमें उसके तहत मैंड्रिन इंडियन स्कूल्स में पढ़ाया जाना था और हिंदी जो लैंग्वेज है वो चाइनीज़ स्कूल में पढ़ाया जाना था। और ये जो एक्सचेंज प्रोग्राम जो है ये 2015 में जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का जो विज़िट था चाइना में उसमें उसको रिन्यू भी किया गया था। अगला जो हमारा टॉपिक है ये कहता है द सेंटर हैज़ एक्सपेंडेड इट्स क्रेडिट गारंटी स्कीम। क्या है ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है प्रीलिम्स के हिसाब से। द सेंटर हैज़ एक्सपेंडेड इट क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज to cover loans given to larger firms as well as to self-employed people and professionals who have taken loans for business purposes। जो एमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो ये रोल आउट की गई थी मई में
एज पार्ट ऑफ सेंटर आत्मनिर्भर पैकेज। तो कोविड-19 क्राइसिस आने के बाद में आपको याद होगा जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर थी उनके द्वारा इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है मई में अनाउंस किया गया था आत्मनिर्भर पैकेज के तहत, उसी को फर्दर एक्सपेंड किया गया है। तो यानी कि उसका जो बेनिफिट है सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल और प्रोफेशनल्स हैं उनको भी देने की इसमें बात कही गई है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें ये कह रहे हैं कि 41,600 करोड़ जो है इसमें एक कॉर्पस इसका बनाया गया है और एडिशनल फंडिंग इसमें 3 लाख करोड़ का इसमें और भी अवेलेबल है, प्रावधान है। फर्दर इसमें जो एलिजिबिलिटी है जो एसएमईज जिनका एनुअल टर्नओवर 100 करोड़ है एंड आउटस्टैंडिंग लोन अप टू 25 करोड़ है एक पर्टिकुलर कट ऑफ डेट तक, उनको ये देने की बात कही गई थी। इसी के तहत ये जो गारंटी स्कीम है, क्रेडिट में जो लोन गारंटी स्कीम है, उसी के तहत अभी तक 1,36,00,000 लाख करोड़ 1.36 लाख करोड़ रुपीस लोन जो है वो अप्रूव किया गया है 40 लाख एसएमईज को, और अब तक ये मिल चुका है जो प्रॉपर मिल चुका है 87,000 करोड़ जो है वो डिस्बर्स हो चुका है। तो ये जो मई में जो ये अनाउंस हुआ था पैकेज, इसके तहत काफ़ी एमएसएमईज जो हैं उनको बेनिफिट मिला हुआ है और उसी को आगे देखते हुए फर्दर इसको एक्सटेंड किया हुआ है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से बन सकता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट जो है एक छोटा टॉपिक है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। जो एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट नोटिफिकेशन जो आया है इसमें इसको दिल्ली हाई कोर्ट ने इसको जो शेड्यूल 8 में जो लैंग्वेजेस हैं, दे आर टोटल 22 लैंग्वेजेस, उन सभी लैंग्वेज या उन सभी भाषा में कन्वर्ट करने को कहा था। अब तक लेकिन 3 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो पाया। क्या टॉपिक है इसमें? टॉपिक इसमें जो मेन है आपके हिसाब से एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, इसको अलग से कवर करेंगे, लेकिन जानने वाली बात है 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, इसको देख लीजिएगा और इसमें टोटल 22 लैंग्वेजेस है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से एक छोटा क्वेश्चन ये आपको जो पॉइंट है जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं, 8 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड 22 लैंग्वेजेस इसमें हैं। और ये भी इम्पॉर्टेंट बात है कि दिल्ली हाई कोर्ट ने इस 3 जो 22 लैंग्वेज है उसमें कन्वर्ट करने को कहा था, तो अब तक 3 लैंग्वेजेस में कन्वर्ट हो पाया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है, जो हिंदू हमारा पेपर है, उसमें कंटेम्प्ट लॉ के बारे में है और इसमें क्या कह रहे हैं, कंटेम्प्ट लॉ in question was unconstitutional, rooted in colonialism and produced a chilling effect on free speech and expression। इसके खिलाफ, कंटेम्प्ट लॉ के खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली गई है और इसमें जो मेन पॉइंट है इसको चैलेंज कर रहे हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल और कॉलोनियलिज्म मीन्स जो पुराने जो ब्रिटिश टाइम की जो गवर्नेंस था, कॉलोनियल रूल था, उसमें इसका इतिहास है और फ्री स्पीच और एक्सप्रेशन के खिलाफ है। इन पॉइंट्स के साथ में इनको इस कंटेम्प्ट लॉ को चैलेंज किया गया है और एट द सेम टाइम इट इज़ चैलेंजिंग द सेक्शन 2CI ऑफ द कंटेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट है उसके सेक्शन 2C1 को चैलेंज भी किया गया है। सेक्शन क्या कहता है? The section holds that it amounts to criminal contempt if a person publishes by word spoken or written or by any other act anything which scandalizes or tends to scandalize or lowers or tends to lower the authority of any court। Means कोई भी अगर कोई भी व्यक्ति अगर पब्लिश करके या कोई बात कह के या कोई लिख के या फिर किसी भी एक्ट के थ्रू अगर कोर्ट को स्कैंडलाइज करने का या उसकी डिग्निटी लो करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कंटेम्प्ट ऑफ जो कोर्ट है वो स्टैंड करता है। इसमें जो पेटिशनर है वो कहते हैं कि स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट इज़ रूटेड इन कॉलोनियल अजम्पशन एंड ऑब्जेक्ट्स विच हैव नो प्लेस इन लीगल ऑर्डर्स कमिटेड टू डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी एंड मेंटेनेंस ऑफ एन ओपन रोबस्ट पब्लिक स्पेयर। द पेटिशन में ये बात कहते हैं, मतलब इसके जो स्कैंडलाइजिंग द कोर्ट की जो बात है वो पेटिशनर इज सेइंग दैट इज़ अ सब्जेक्टिव एंड आर्बिट्रेरी। तो इन आधार पे इसको चैलेंज किया गया है।
ध्यान देने योग्य बातें हैं कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है, ये कानून जो है रिसेंट टाइम में काफ़ी न्यूज़ में रहा है, और ख़ासकर ये न्यूज़ में आया है जो प्रशांत भूषण हैं उनके द्वारा जो 2 ट्वीट किए गए थे, वो 2 ट्वीट के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सुओ मोटो ये प्रोसीडिंग शुरू कराने की बात कही गई है। तो उसी के तहत ये पूरा ये है। तो जब भी आप इस टॉपिक को देखिए, इसको टोटलिटी में देखना है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के जो बेसिक्स है उसको समझना है, जो प्रोविज़न्स है कॉन्स्टिट्यूशन में वो समझना है, इस लॉ में जो प्रोविज़न उसको समझना है, और उसके साथ साथ टाइम टू टाइम जो आर्टिकल्स आते हैं उसमें जो पॉइंट दिए गए हैं उसको समझ के एक कंप्लीट इसको आर्टिकल इसको बनाना है। अगला इसमें एक पॉइंट है अरब वर्ल्ड फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज़ है प्रीलिम्स के हिसाब से भी, दैट ऑयल रिच यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ऑन सैटरडे अनाउंस द स्टार्टअप ऑफ इट्स बाराका न्यूक्लियर पावर प्लांट, स्कोरिंग अनदर फर्स्ट फॉर द अरब वर्ल्ड। ये क्लेम करते हैं कि अरब वर्ल्ड का ये फर्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट है जो कि जिसने विच हैज़ अचीव्स क्रिटिकलिटी। तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। और इट्स ऑल्सो सेइंग दैट यूएई फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर बाराका न्यूक्लियर एनर्जी प्लांट हैज़ अचीव फर्स्ट क्रिटिकली एंड सक्सेसफुली स्टार्टेड अप। मतलब सक्सेसफुली ये स्टार्ट हो चुका है। तो प्रीलिम्स के हिसाब से इसको ध्यान में इस पावर प्लांट का नाम और ये जो है इसको ध्यान में रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बात करता है चाइना, नेपाल, इंडिया, इनकी जो इंटरनेशनल रिलेशंस के हिसाब से जो पॉइंट है ये काफ़ी क्रूशियल है, मेंस के हिसाब से भी और प्रीलिम्स के भी हिसाब से भी। आपको ध्यान होगा चाइना नेपाल, इंडिया चाइना, नेपाल इंडिया, ये काफ़ी इसमें न्यूज़ डेवलपमेंट है। तो उसी पर्सपेक्टिव में इसको भी हम देखेंगे। इसमें क्या कहता है, इसमें ये कहता है कि चाइना एंड नेपाल हैव ऑलवेज ट्रीटेड ईच अदर एज इक्वल, सेड चाइनीज president, and exchanging greetings with their Nepali counterpart President Vidya Devi Bhandari and Prime Minister KP Oli on the anniversary of establishment of diplomatic ties between the two countries on Saturday। इसमें जो चाइनीज़ प्रेसिडेंट है उन्होंने ये इम्पोर्टेंट बात कही है कि चाइना एंड नेपाल दोनों एक दूसरे को एज अ इक्वल ट्रीट करते हैं। और सिंस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशन 65 ईयर्स अगो, जब से डिप्लोमेटिक रिलेशन चाइना और नेपाल के बीच में शुरू हुआ है, तो दोनों कंट्रीज़ ने ये रिट्रेट किया है कि दे हैव ऑलवेज रिस्पेक्टेड एंड ट्रीटेड ईच अदर एज इक्वल्स, इन्हेंस पॉलिटिकल म्यूचुअल ट्रस्ट एंड डीपन म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन। मीन्स चाइना जो है नेपाल को ये कह रहा है कि भाई वी आर इक्वल पार्टनर्स एंड वी आर वर्किंग फॉर म्यूचुअली बेनिफिशियल कॉपरेशन। ये एक इम्पॉर्टेंट इसमें पर्सपेक्टिव है। दूसरा इसमें जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है प्रीलिम्स के हिसाब से भी ये देखने वाली बात है कि नेपाल प्रेसिडेंट भंडारी हैड सेंट मिस्टर जी इन विच शी वेलकम चाइना मूव्स टू बिल्ड अ कम्युनिटी विद अ शेयर्ड फ्यूचर फॉर मैनकाइंड एंड कमिटेड टू कोऑपरेटिंग इन देयर बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है चाइना का, जो इनिशिएटिव प्रोजेक्ट है, इसको जो है नेपाल ने समर्थन दिया है एंड कॉपरेशन की बात उसमें कही है, जिसके तहत इस प्रोजेक्ट के तहत इट विल इंक्लूड सेवरल टनल्स एंड रेलवे लाइन फ्रॉम तिब्बत एंड पावर प्रोजेक्ट्स इन नेपाल। तो नेपाल ने इसको अपनी जो है अपना सहयोग इसको एक्सटेंड किया है। ये भी उल्लेखनीय बात है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी, इन्होंने इंडिया का जो क्या पर्सपेक्टिव है, तो इन्होंने ये कहा था, भारत की तरफ से ये कहना था कि कंट्रीज आर ऑफरिंग डेवलपमेंट पार्टनरशिप दैट बिकेम डिपेंडेंट पार्टनरशिप। ये क्यों कहा था? ये इसलिए कहा था कि जो चाइना का जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है, इसको क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है कि इसने जो डेवलपमेंटल जो लोन दिए, जो इन बाकी देशों में जो काम करवाए, अब वो हैवी डेब्ट, मतलब एक तरीके से दूसरी कंट्रीज़ में जिनमें काम कराया है एक बड़ा लोन बन गया है, जिसको कि चाइना को उनको चुकाना पड़ेगा। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने यही कहा
कि डेवलपमेंट के नाम पे जो इनिशिएटिव किए गए, जो कॉपरेशन की बात की गई चाइना के द्वारा, उसमें अदर कंट्रीज़ पे डेब्ट जो है एक भार खड़ा कर दिया है और उस भार को, उस लोन को बाकी कंट्रीज़ ने चुकाते रहना पड़ेगा। तो ये प्राइम मिनिस्टर मोदी या इंडिया ने इस चीज़ को रेस किया है और इसको इसी पॉइंट्स पे क्रिटिसाइज़ किया है। एक और इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव है, ये इम्पोर्टेंट पर्सपेक्टिव ये है कि अभी हाल ही में फॉरेन मिनिस्टर जो है चाइना, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान एंड नेपाल, इनके फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई थी एंड एक न्यू फॉर्मेशन का नाम है ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क। सो एक ये नया फ्रंट, क्वाड्रिलेटरल एक फ्रंट जो है वो बनाने के लिए, बनाने की दिशा में चाइना के द्वारा ये मीटिंग की गई थी और इसमें जो है एक ये नए फ्रंट की बात कही गई है। तो ये इंडिया के लिए भी एक बहुत इम्पोर्टेंट इशू है कि इंडिया के चारों तरफ चाइना, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान और नेपाल ये ट्रांस हिमालयन नाम से एक जो नया फ्रंट बनाने की बात चल रही है। तो जो हमारा कूटनीति है या हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशंस है उसके पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और ये ट्रांस हिमालयन मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी नेटवर्क, ये जो प्रोजेक्ट है ये प्रीलिम्स के हिसाब से भी इट बिकम्स इम्पोर्टेंट। अगला जो पॉइंट इसमें ये कहते हैं कि 2019 में आफ्टर ट्रिप टू इंडिया मिस्टर जी हैड ट्रैवल टू नेपाल। जो चाइना के प्रेसिडेंट है वो नेपाल में गए थे 2019 में एंड इट वाज अ फर्स्ट सच विज़िट, पहली ऐसी विज़िट थी किसी भी चाइनीज़ प्रेसिडेंट के द्वारा जिसमें कि दोनों साइड के द्वारा 18 एग्रीमेंट साइन किए गए थे एंड 2 MOUs, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को लेके उसको साइन किए गए थे। तो ये एक तरीके से जो करंट जो डिस्प्यूट्स चल रहे हैं, चाहे इंडिया नेपाल का हो या इंडिया चाइना का हो, तो उसके पर्सपेक्टिव्स में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं इसको ध्यान रखेंगे। और फिर से मैं बताऊंगा कि कोई भी आंसर्स जो होगा चाहे मेंस के पर्सपेक्टिव से बेसिक्स कवर करेंगे और जो टाइम टू टाइम जो भी इसमें डेवलपमेंट हो रहा है इसको लिखते जाएंगे। सो इंक्लूडिंग द हिस्ट्री, द बेसिक, द हिस्ट्री एंड जो रीसेंट डेवलपमेंट है उन सबको इन्वॉल्व करते हुए एक कंक्रीट आंसर मेंस के लिए तैयार करेंगे। लेकिन प्रीलिम्स के हिसाब से ये जो बीच बीच में जो पॉइंट्स आ रहे हैं दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसको लगातार जो पॉइंट्स आते हैं उसको अपने नोट बनाते रहेंगे। नेक्स्ट आर्टिकल इकोनॉमी से संबंधित है। इट्स सेइंग जुलाई GST रेवेन्यू स्लाइड्स 14%। तो ये कह रहा है कि ग्रॉस गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रेवेन्यू जो है 14% कम हुआ है टू 87,422 करोड़ पे एज़ कम्पेयर टू 1,02,083 करोड़ कलेक्टेड इन जुलाई। मतलब जुलाई 2019 के कंपैरिजन में जो जुलाई 2020 है उसमें ये कम हुआ है। सो ये कोरोना एंड बाकी फैक्टर्स हैं इसमें। तो ये लगातार अगर जो भी बच्चे हैं, जो भी स्टूडेंट है उसको फॉलो कर रहे होंगे तो कोरोना हैज़ इम्पैक्टेड द इकोनॉमी और इसका इम्पैक्ट आगे भी देखने को मिलेगा। प्रीलिम्स के हिसाब से ये जो इम्पोर्टेंट डेटा है इसको एक नज़र सारे रखेंगे एंड मेंस के हिसाब से अपने जो नोट्स हैं उसको कंसोलिडेट करते रहेंगे। क्या पॉइंट कह रहा है इसमें? जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो सेंट्रल GST रेवेन्यू जो है वो एक 16,147 करोड़ है जुलाई का। स्टेट GST जो है वो 21,418 है एंड उसी तरीके से इंटीग्रेटेड GST है विच इज़ टू बी स्प्लिट बिटवीन स्टेट एंड सेंटर 42,592 करोड़। सो जिन्होंने अभी तक GST टॉपिक फुली तैयार नहीं किया है, बेसिक तैयार नहीं किया है, वो बेसिक तैयार कर लेंगे GST के बारे में, सेंट्रल GST, स्टेट GST एंड इंटीग्रेटेड दैट इज़ इंटीग्रेटेड GST, दैट इज़ IGST। और आने वाले टाइम में हो सकता है कि एक सेशन फुल GST पे भी हम करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि GST बेसिक वो कवर स्टूडेंट्स जो भी हैं, चाहे कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, GST बेसिक्स जो है वो ज़रूर कवर कर ले। और इस चैनल पे भी आगे जो इतने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके सहूलियत के लिए आगे हम GST पे एक पूरा सेशन, पूरा डेडिकेटेड सेशन तैयार करेंगे।
प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव पीएलआई स्कीम, ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मेंस के हिसाब से और प्रीलिम्स के भी हिसाब से और बाकी एग्ज़ाम्स के भी हिसाब से इसको समझेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो आत्मनिर्भर भारत जो प्रोजेक्ट है उसी के तहत एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम जो है वो स्टार्ट किया गया था। गवर्नमेंट क्या कह रही है? गवर्नमेंट ये बता रही है कि 22 कंपनीज़ जो है विच इंक्लूड सैमसंग, एप्पल एंड अदर 3 कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर्स फॉक्सकॉन, पेंटागन, विस्ट्रॉन, लावा, माइक्रोमैक्स, they have filed application under the production link incentive schemes। क्या पर्पस है इसका? दैट एम्स टू बूस्ट लोकल मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल कंपनीज एंड कंपोनेंट्स। मतलब जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग, इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग होंगी मोबाइल कंपनीज एंड कंपोनेंट्स के, उसके लिए 22 कंपनीज जो है उन्होंने अप्लाई किया है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ है जो कि ध्यान में रखने योग्य है। PLI scheme which has budgetary outlay of 40,995 crore for 5 years and notified on April 1, 2020। April 1, 2020 में ये notify हुआ था and it offers an incentive of 4 to 6% on incremental sales of goods manufactured in India। मतलब जो भी चीज़ें भारत में मैन्युफैक्चर की जाती है तो उनके सेल में 4 to 6% के इंसेंटिव जो है वो दिए जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है हमारे इंटरनेशनल रिलेशन के हिसाब से भी और प्रीलिम्स के भी हिसाब से भी। एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें कोई भी चाइनीज़ कंपनी है वो इंक्लूड नहीं है। और इसके बारे में जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि जो भी बॉर्डरिंग कंट्रीज़ हैं उनके लिए सेपरेट रूल्स एंड रेगुलेशन जो बने हैं उसका कंप्लायंस कंपलसरी है। तो ये आत्मनिर्भर जो हमारा अनाउंसमेंट था उसके तहत ये एक बड़ी न्यूज़ है जो कि ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है। ये एक आर्टिकल है हिंदू का, आर्मिंग इंडियाज़ पुअर अगेंस्ट द पैंडमिक। ये क्या कह रहा है इसका जिस्ट मैं बता देता हूँ। ये न्यूट्रिशन के हिसाब से और जो हमारा इससे रिलेटेड है फूड सिक्योरिटी, इससे रिलेटेड जो है इसमें ये कह रहा है कि एक रिसर्च में पता चला है कि जो कैल्शियम लेवल्स इन एवरेज इंडियन पॉपुलेशन ये डिक्रीज़ हुआ है 700 यूनिट्स पर डे से डिक्रीज़ होके 300 to 400 ये आ गया है, जो कि काफ़ी कम है। जो एक मानक है, जो एक बेसिकली जो हम एक मानक जिसे बोलते हैं वो 800 to 1000 का है, बट ये जो डिक्रीज़ होके इंडियंस में 300 to 400 आ गया है। जो ये कैल्शियम है Ca++, ये विटामिन डी को अपना एक्शन करने के लिए उसके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है। तो बेसिकली विटामिन डी और कैल्शियम की कमी एक इंडियन पॉपुलेशन में देखी जा रही है। क्या आगे कर सकते हैं? ये कह रहे हैं कि जो फूड रिच इन माइक्रो न्यूट्रिशंस जैसे कि बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन, ये इम्यूनिटी के लिए सही है। तो इसके लिए एक हमें आगे काम करने की आवश्यकता है। तो बेसिकली फूड सिक्योरिटी के हिसाब से है, न्यूट्रिशन के हिसाब से है। तो विटामिन डी और कैल्शियम की कमी इसको पूर्ण करके इम्यूनिटी इम्प्रूव करने के लिए बात इसमें कही गई है। तो मेंस के हिसाब से इस जो भी आपने क्वेश्चंस तैयार किए होंगे या जो भी पॉइंट्स तैयार किए होंगे इसमें हम लोग उसको इंक्लूड कर सकते हैं कि किस तरीके से सर्टन रिसर्च आर सेइंग दैट कैल्शियम एंड विटामिन डी की कमी है एंड कैसे उसको फर्दर आगे हम लोग टैकल कर सकते हैं। अगला न्यूज़ आर्टिकल क्या है? अगला ये आर्टिकल कह रहा है वॉल्केनिक वीनस। ये प्रीलिम्स के हिसाब से एक अच्छा पॉइंट है और इसमें ये कह रहा है कि जो वीनस है, जो प्लैनेट, ये एक नई स्टडी में मालूम चला है कि 37 एक्टिव वॉल्केनोस हैं इस पे और फ्यूचर में जो हमारा रिसर्च वर्क है या फिर अगर कोई इस पे प्लान किया जाता है, फ्यूचर मिशंस अगर प्लान किए जाते हैं तो उसके लिए ये इम्पोर्टेंट हो सकता है कि जो 37 एक्टिव वॉल्केनोस जो पाए गए हैं एक मिशन के लिए एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ हो सकती है।
सो बेसिकली आज का जो हमारा ये एनालिसिस था करंट अफेयर्स का, बेसिकली ये हिंदू का ये था, और इसमें मेंस के भी हिसाब से भी, प्रीलिम्स के भी हिसाब से भी जो मेजर जो पर्सपेक्टिव थे वो कवर किए गए हैं, और इसी तरीके से और भी जो पॉइंट्स रहेंगे वो भी आपको टाइम टू टाइम हम देते रहेंगे।